तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के बारे में, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे अपने रॉल्स लॉ को। तो वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के बेसिक इंट्रोडक्शन से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे अपने रॉल्स लॉ को। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को, एंड एट लास्ट में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अपने क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को। तो देखो आज की वीडियो ना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रॉल्स लॉ से आपके एग्जाम में 99% चांस है कि क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और मोस्टली यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग हर साल देखने को मिलता है यहाँ पे। और रॉल्स लॉ मतलब काफ़ी डिटेल में पूछते हैं आपसे, जिसके अंदर आप लोगों से मेनली जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, तो उन सब के बारे में कंबाइंड क्वेश्चन आप लोगों से लॉन्ग में पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बिलीव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा भी है, तो एक बार आप मेरी बात मान के ये वीडियो अगर आप लोग जानते भी हो तो पूरा देखना। आप लोगों को काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा भी है तो मुझे लगता है आप लोगों ने काफ़ी ऊपर ऊपर से पढ़ा है। हम लोग उसको काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डीप में जाके देखेंगे, और जो भी हमारे ग्राफ का डेविएशन है उसको हम लोग ग्राफ पे देखेंगे, ग्राफ हमारा कैसे बनता है उन सबको देखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड स्पेशली वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके देखना वीडियो, क्योंकि देखो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो आई कैन टेक गारंटी आपको हर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के बारे में, तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो उसमें क्या हो रहा था, एक हमारा जो सॉल्यूट था वो गैस था और जो हमारा सॉल्वेंट था वो लिक्विड था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों ही लिक्विड होंगे। यानी सिंपल सी बात है कि हम लोग एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स कर रहे होंगे। तो सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ खास है नहीं, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज सिंपली डिफाइंड एज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन। यानी अगर मान लो हम लोग कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हम लोग दो से ज़्यादा लिक्विड को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो वहीं पे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी लिक्विड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी है। अब देखो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉमन फिनोमिना है। यानी आप ऐसा समझो कि जो हमारी ज़्यादातर जो लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं वो हमारी लिक्विड और लिक्विड को ही मिला के बनाई जाती हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, हमारा इमल्सन वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सारी हमारी जो प्रिपरेशंस होती हैं वो हमारे लिक्विड लिक्विड सॉल्युबिलिटी का ही एग्जांपल होती हैं। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो अल्कोहल वाटर को मिला के हम लोग यहाँ पे हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन बनाते हैं, और जो हमारे वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं और अल्कोहल्स होते हैं इनको मिला के हम लोग स्पिरिट बनाते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। बाकी यार देखो, हम लोग अगर बात करें अपने टाइप्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम के बारे में, या फिर कह सकते हो टाइप्स ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो ये हमारी यहाँ पे 3 टाइप की हो सकती हैं। जैसे पहला हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड्स। यानी यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड को हम लोगों ने मिलाया और अगर वो पूरी तरीके से मस्त मिक्स हो गए तो वो हमारा हो गया कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड्स। जैसे कि हमारे अल्कोहल वाटर का सोल्यूशन हो गया या फिर ग्लिसरीन वाटर, इनको अगर आप मिलाओगे तो ये पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल कोई लेयर वगैरह बीच में नहीं दिखेगी। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें अपने कुछ पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड्स के बारे में, तो देखो पार्शियली मिक्सिबल में बहुत ही सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होता है कि देखो थोड़ा सा मिक्स होते तो हैं बट पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं। और होता क्या है कि मान लो अगर ये थोड़े तुरंत मिक्स भी हो गए तो थोड़ी देर बाद इनके बीच में हमें एक लेयर देखने को मिल जाती है। यानी थोड़ी देर बाद ये क्या होते हैं, एक सेपरेशन फॉर्म कर लेते हैं। देखो 2 लिक्विड अगर मान लो, सिंपल सी बात है कि 2 लिक्विड अगर मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक लेयर देखने को मिलने लगती है। यानी एक लिक्विड अपना अलग हो जाता है, ठीक है, और दूसरा लिक्विड अलग हो जाता है। तो इनमें पार्शियली मिक्सिबल में क्या होता है कि स्टार्टिंग में कह सकते हो थोड़ा बहुत मिक्स हो भी जाते हैं, अगर बाय द वे, वैसे तो होंगे ही नहीं, बहुत कम होंगे, लेकिन अगर हो भी जाते हैं तो थोड़ी देर बाद इनके बीच में हमें सेपरेशन देखने को मिल जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा यहाँ पे फिनॉल वाटर सोल्यूशन। एंड थर्ड हमारा टाइप हो गया इमिसिबल लिक्विड्स। तो इमिसिबल लिक्विड्स बहुत ही सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड अगर आप मिलाओगे तो नहीं मिलेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है, चाहे इसमें आप टेम्परेचर चेंज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये यहाँ पे बिल्कुल भी एक दूसरे में मिसिबल ही नहीं होते हैं। अब इसका हमारा एग्जाम्पल हो गया बेंजीन वाटर सोल्यूशन और बेंजीन अल्कोहल सोल्यूशन। तो ये था हमारे यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जो कि है हमारा यहाँ पर रॉल्स लॉ। और देखो यहाँ से आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है।
बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत मज़ा भी आएगा अगर आप लोग अच्छे से चीज़ें समझते हुए चलोगे तो देखो यहाँ पे ये सारी बातें हटाते हैं हम लोग, ठीक है, और थोड़ा सा इसका यहाँ पे रूट में चलते हैं कि यहाँ पे चीज़ें हो क्या रही हैं। तो रॉल्स लॉ आखिर आया कहाँ से और ये क्यों, रॉल्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई दो लिक्विड का सिस्टम है, ठीक है। अभी देखो बस आप लोग समझते चलो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल सा लिक्विड लिया जो कि हमारा क्या है, वोलेटाइल लिक्विड ए। यानी देखो ध्यान से समझना, यहाँ हमारे पास एक लिक्विड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए है, यानी ये ए हमारा कुछ भी हो सकता है। मान लो हमारा वाटर हो गया, ठीक है, या फिर ये हमारा बी मान लो कुछ भी हो गया। यानी सिंपल सी बात है, ये हमारा ए है और एक हम लोगों ने दूसरा लिक्विड लिया जो कि हमारा टोटल बी है। यानी इस लिक्विड में पूरे ए के मॉलिक्यूल्स हैं और इस वाले लिक्विड में पूरे बी के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा देखो यहाँ पे एक कंडीशन हम लोगों ने और देखी है कि हम लोगों ने यहाँ पे वोलाटाइल लिक्विड लिया है। अब वोलाटाइल मतलब क्या होता है, वोलाटाइल मतलब हमारे ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट मतलब आप लोग समझते हो ना, जो कि यहाँ पे वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी कि वाटर से वेपर बन सकते हैं। ऐसे लिक्विड हम लोगों ने लिए, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों देख रहे हैं, अभी यहाँ से हम लोग यहाँ पे रॉल्स लॉ को ड्राइव करेंगे, तो आप लोग बस समझते हुए चलो। अच्छा देखो ये हमारा वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, यानी कि ये वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर ये वेपर में कन्वर्ट हो सकता है तो यहाँ पे ये कुछ वेपर्स बनाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ए है ये हमारा जो है कुछ वेपर्स बना रहा है, ठीक है, क्लियर है। और जो हमारा बी है यहाँ पे ये भी हमारा कुछ वेपर बना रहा है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि चूंकि ये हमारे क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो अगर यहाँ पे मान लो हम लोगों ने ओपन कंटेनर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये वोलेटाइल नेचर के हैं, तो अगर ये ओपन रहा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये लिक्विड हमारा पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात हमें कंटेनर को करना पड़ेगा क्लोज। अच्छा देखो कंटेनर क्लोज करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि ये इवेपोरेट होंगे नहीं, क्योंकि इवेपोरेट होना तो इनका नेचर है, ठीक है, क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड नेचर के हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि देखो ए हमारा क्या करेगा, कुछ हमारे वेपर्स फॉर्म करेगा। अच्छा ये वेपर्स होगा क्या, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले जैसे हमारा ए है और इसने कुछ वेपर्स फॉर्म किए। अच्छा वेपर फॉर्म होते होते क्या होगा कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वेपर्स हमारे यहाँ पे कुछ फॉर्म हो जाएंगे और जहाँ पे जो वेपर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा वेपर होगा वो सारा का सारा ए के द्वारा ही तो होगा, यानी ये ए के थ्रू ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ए के अलावा और कुछ तो है नहीं। और अगर इस वाले कंटेनर की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा कुछ वेपर फॉर्म होगा, लेकिन जो भी वेपर फॉर्म होगा वो हमारा पूरा बी का ही तो होगा, यानी यहाँ पे बी के अलावा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ए ने कुछ वेपर फॉर्म किए, यहाँ पे बी ने कुछ वेपर फॉर्म किए। और कुछ देर बाद हुआ क्या, ये जो हमारे वेपर्स थे इन्होंने क्या किया, इन वेपर्स ने हमारी जो वॉल है, ठीक है, हमारा जो कंटेनर है, सॉरी, जैसे ये हमारा कंटेनर हो गया, ठीक है, तो इस कंटेनर की जो वॉल है यहाँ पे जाके ये जो वेपर्स हैं ये क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। अब ऑल्दो आई नो बहुत नेग्लेजिबल होगा बट कुछ तो होगा, ठीक है, अगर हम लोग मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ, कुछ देर बाद ये जो हमारे वेपर्स थे इन्होंने इस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया। और जो प्रेशर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लगाया उस प्रेशर को हम लोगों ने क्या बोला। अब चूंकि देखो प्रेशर लगा कौन रहा है, हमारे वेपर्स लगा रहे हैं, तो इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वोलेटाइल लिक्विड ए ऑन दी वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यानी यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर हो गया और ये भी हमारा क्या हुआ है, देखो इसने भी यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे प्रेशर वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट किया, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इस प्रेशर को हम लोगों ने बोला वेपर प्रेशर ऑफ बी, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर का प्रेशर है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, हमारे बी के मॉलिक्यूल्स के द्वारा। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने वो वेपर प्रेशर ऑफ बी और यहाँ पे हम लोगों ने इसको बोला वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे एक नाम दे दिया जिसको हम लोगों ने बोला पी नॉट ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इसका ए के द्वारा है तो पी नॉट ऑफ ए और यहाँ पे बी के थ्रू है तो पी नॉट ऑफ बी। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी आप लोग समझ गए। देखो यहाँ पे हर एक क्वांटिटी को आप लोग समझते चलो। पी नॉट ए का सिंपल सा मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी वो वेपर प्रेशर जो कि हमारे प्योर ए मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पी नॉट ए।
और वो वेपर प्रेशर जो कि हमारे प्योर बी मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है, वो हमारा हो गया पी नॉट बी। देखो यहाँ पे बी के अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर हमारा लग रहा है, ठीक है, कंटेनर पे, वो हमारे प्योर बी के मॉलिक्यूल्स के वेपर्स के थ्रू लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे पी नॉट बी और यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे पी नॉट ए। देखो ये है प्योर वेपर प्रेशर, इस चीज़ को ध्यान से समझ के चलो। ये हो गया हमारा यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। और ये हो गया हमारे यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोगों ने किया क्या कि थोड़ी देर बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इस ए और बी इन दोनों को कर दिया यहाँ पे मिक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने मिला लिया, बना लिया अपना एक सॉल्यूशन, ठीक है। यानी हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने एक वोलाटाइल लिक्विड ए और एक वोलाटाइल लिक्विड बी को मिलाया और इन दोनों को मिला के हम लोगों ने यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस सॉल्यूशन में हमारे किसके किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? इस सॉल्यूशन में हमारे ए के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इस सॉल्यूशन में हमारे बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो ये जो हमारा सॉल्यूशन है, अब यहाँ पे हमारे वेपर्स किसके बनेंगे? यहाँ पे हमारे वेपर्स ए के भी बन रहे होंगे, है ना, और यहाँ पे हमारे वेपर्स बी के भी तो बन रहे होंगे, क्योंकि देखो अब हमारे सॉल्यूशन में ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे जो हमारा ए है, ठीक है, देखो पार्टिकुलर इस सॉल्यूशन में जो हमारा ए है, इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अब उसका आंसर आप लोग क्या दोगे बताओ। जैसे यहाँ पे देखो, जब हमारा ये सिंगल था, ठीक है, जब हमारा सिर्फ ए था, तो इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा था उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? उसको हम लोगों ने बोल दिया पी नॉट ए, ठीक है। और जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी था, इसके थ्रू जो वेपर प्रेशर आ रहा था उसको हम लोगों ने बोल दिया पी नॉट बी। लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद जब हम लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन बना दिया, और अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ए के द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो अभी भी अगर आप लोग यहाँ पे मुझसे ये बोलने वाले हो कि इसकी वैल्यू हमारी पी नॉट ए होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे पी नॉट ए हम लोग तब बोलते हैं जब यहाँ पे सोल्यूशन में सिर्फ ए होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे सोल्यूशन में बी भी आ चुका है, तो यहाँ पे ए के द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा था उसमें यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो हमारा पहले क्या था कि हमारे पूरे ए के मॉलिक्यूल्स थे तो पूरा वेपर प्रेशर हमारा ए लगा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब बी भी आ गया तो कुछ वेपर प्रेशर हमारा ए का कम हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि बी का वेपर प्रेशर की बात करें यहाँ पे इस सॉल्यूशन में, तो बी का वेपर प्रेशर भी यहाँ पे ए की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल बी के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे ए और बी को मिलाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनता है, वहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करते हैं, तो अगर मान लो हम लोग बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए की, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। पार्शियल मतलब कि यहाँ पे जो हमारा वेपर प्रेशर था ए का, वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पहले से कम हो चुका है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। यानी यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि ए का वेपर प्रेशर कितना है, तो ए हमारे यहाँ पे कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर लगा रहा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे पी ए, ठीक है। देखो पी नॉट ए क्या था? पी नॉट ए हमारा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और पी ए हमारा क्या है? पी ए है हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, जब हमारे यहाँ पे ए के अलावा भी कुछ प्रेजेंट है। और उसी तरीके से बिल्कुल सेम है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पार्शियल हमारा जो बी है वो कौन सा प्रेशर लगा रहा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे यहाँ पे सिंपल सी बात है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। यानी यहाँ पे जो हमारा बी है उसका भी कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी? हमारी पी बी हो जाएगी। तो देखो काफ़ी सिंपल सी बात है, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल सा ये कंक्लूजन निकाला कि अगर मान लो हमारा कोई लिक्विड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है, और उस टाइम अगर हम यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर होता है पी नॉट ए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। और अगर हमारा मान लो कोई बी है और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वेपर प्रेशर की, तो हम लोग बोलते हैं पी नॉट बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोगों ने ए और बी को मिला दिया और उस टाइम अगर हम लोग यहाँ पे ए और बी के प्रेशर की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्योर वेपर प्रेशर नहीं बोलते, बल्कि हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं पी ए। और अगर बी की बात करें तो हम लोग बोलेंगे पी बी। तो पी नॉट ए, पी ए और पी नॉट बी और पी बी में आप लोग को डिफरेंस समझ में आ चुका है। देखो यही हमारा पूरा रॉल्स लॉ का है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए तो रॉल्स लॉ काफ़ी आसानी से समझ जाओगे। तो देखो बस एक लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल सा कंक्लूजन निकाल लिया है, ठीक है, जिसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं कि पी ए का मतलब है हमारा यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पी बी का यहाँ पे मतलब है हमारा यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे पी नॉट ए का मतलब क्या है?
पी नॉट ए का मतलब है हमारा यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, और सिंपली पी नॉट बी का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो देखो यहाँ तक हम लोग यहाँ पे ये तो समझ गए कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे ए और बी को मिला दिया तो यहाँ पे हमारा कुछ सोल्यूशन बन जाएगा, और उस सोल्यूशन में क्या होगा, जो हमारा ए और बी का प्रेशर है वो कुछ डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे पी ए और पी बी से। तो चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये पी ए और पी बी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी हमें चलो पी नॉट ए और पी नॉट बी तो पता है क्योंकि ये प्योर है, लेकिन अब इस पी ए और पी बी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे यहीं पे आया है हमारा रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ हमारा बेसिकली हमारे पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में ही बात करता है। तो रॉल्स लॉ ने क्या बोला कि ये जो हमारा पी ए है, ठीक है, यानी ये जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के उस सॉल्यूशन में। यानी हम लोग जिस भी कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करेंगे, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, और यही होता है हमारे यहाँ पे सिंपली रॉल्स लॉ। अभी देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकलेंगी तो उसको हम लोग डिराइव करेंगे, बट इतना आप लोग समझ गए ना कि देखो सिंपल सी बात है, रॉल्स लॉ सेज दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यानी जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है, जिस भी कंपोनेंट की बात करेंगे, अभी यहाँ पे मान लो अगर पीबी की बात करें, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी की बात करेंगे तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, तब यहाँ पे ए नहीं होगा, तब यहाँ पे बी हो जाएगा। अभी मोल फ्रैक्शन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, परेशान मत हो, ठीक है, बट इतना तो यहाँ पे समझ गए ना। देखो रॉल्स लॉ आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो अब ये मोल फ्रैक्शन भला क्या चीज़ होती है, तो देखो मोल फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आई नो आप लोग को मोस्टली पता भी होगा, बट फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग पहली बात इसको एक्स से डिनोट करते हैं, या फिर इसी को हम लोग कुछ लोग जीटा भी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हमारा कोई सोल्यूशन है ए बी का, और इसमें अगर हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हम लोग ऊपर रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ऊपर रखो, और नीचे हमारे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं, यानी उस सॉल्यूशन में जितने भी सोल्यूट सॉल्वेंट है, उन सब का मिला के जो मोल फ्रैक्शन है। तो जैसे इसमें हमारा सिर्फ दो है ना, ए और बी, तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। और उसी तरीके से मान लो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो सबसे ऊपर हम लोग रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। देखो ये नीचे वाला सेम रहता है, ऊपर आप लोग जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स आपको रखने होंगे। तो इस मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर, और इस चीज़ को बताया हमारे रॉल्स सर ने, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रॉल्स लॉ। तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मान लो कोई चीज़ प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम लोग इक्वल टू का साइन लाएं तो हमारा कुछ कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि पी ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा के और एक्स ए, ठीक है। अब अगर मान लो हमें इस के की वैल्यू पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, ठीक है, क्योंकि यही तो हमारा कांस्टेंट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो इसको ड्राइव करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, कि अगर हमारा कोई सोल्यूशन है और उसके अंदर हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं और उनका अगर हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन निकालते हैं और उनको यहाँ पे सम करते हैं, यानी उनको अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं तो उनका सम हमेशा एक ही आता है। देखो ये यहाँ पे सिंपल सा रूल है, आप लोग करके देख सकते हो, ठीक है। आप बस अगर नहीं जानते हो तो मेरी बात मान लो हमारा कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें जैसे इसमें है हमारा ए है और बी है, तो इस ए और बी का मोल फ्रैक्शन को जो हम लोग निकालेंगे और जो हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यानी जितना भी इसकी वैल्यू आएगी टोटल निकाल के उसको हम लोग जोड़ेंगे तो वो टोटल 1 ही आएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी और भी हो जाता है, मान लो यहाँ पे सी आ जाए, डी आ जाए, तो यहाँ पे फिर टोटल सी डी सबको जोड़ोगे फिर भी 1 ही आएगा। मोल फ्रैक्शन को आप लोग जब जोड़ते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए ना। अच्छा देखो हम लोग को यहाँ पे इस के की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें इस के की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग इस पार्शियल वेपर प्रेशर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इस के को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पे ए के लिए के को ड्राइव करते हैं, ठीक है, कि हमें यहाँ पे पता करना है अपने इस सोल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अच्छा मान लो ये जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे ए को हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग इस बी को हटा दें तो यहाँ पे इस बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 हो जाएगा,
क्योंकि देखो जब हमारे सॉल्यूशन में बी रहेगा ही नहीं तो यहाँ पे एन बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो बटे कुछ भी डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा, यानी हमारे एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अच्छा, इस एक्स बी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे जीरो पुट करें तो एक्स ए प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, यानी यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स ए की वैल्यू हमारी वन आ जाएगी। ठीक है, अब अगर इस एक्स ए की वैल्यू वन हम लोग यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर हम लोग यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू और हमारा के और एक्स ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, वन, तो हमारे के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, पी ए। और देखो जब हम लोग बात कर रहे हैं पी ए के बारे में, ठीक है, जब हम लोगों ने बी को हटा दिया, ठीक है, तो हमारा सिर्फ ए ही तो बचा, और जब हम लोग ए की बात करते हैं तो उस टाइम हमारा जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो हमारा पी नॉट ए हो जाता है। यानी इस के इस पी ए की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू पी नॉट ए, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ए के बारे में बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हमारी के की वैल्यू क्या निकल के आ गई, के की वैल्यू हमारी निकल के आ गई पी नॉट ए। तो हम लोग अगर इस के को पी नॉट ए यहाँ पे पुट करें तो हमारा क्या फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू, देखो थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा तभी समझोगे, एक भी स्टेप मिस किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ठीक है, हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और इसी तरीके से अगर हम लोग पी की बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी डिवाइडेड बाई जीटा बी। देखो सिंपल सी बात है। अब अगर मान लो बी के लिए कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे बी रखोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग ए के मोल फ्रैक्शन को जीरो कर देंगे, जब इसको जीरो करेंगे तो हमारे एक्स बी की वैल्यू वन आ जाएगी, और वन पुट करोगे तो के इज इक्वल टू पी बी आ जाएगा, और पी बी हमारा चूंकि यहाँ पे प्योर है तो पी नॉट भी हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोगों ने इसको भी निकाल लिया। सो ये होता है हमारे यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन ऑफ रॉल्स लॉ। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे इसको अदर वर्ड्स में भी डिफाइन करना चाहें तो इन अदर वर्ड्स इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। देखो सिंपल सी बात है, या तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, या फिर इसको अगर डायरेक्टली इक्वल टू लिखना है तो पार्शियल वेपर प्रेशर हमारा इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे यही चीज़ तो निकाली। देखो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स है, और यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। अब यहाँ पे मान लो ए है तो यहाँ पे एक्स के आगे भी ए हो जाएगा, और अगर बी है तो एक्स के आगे भी बी हो जाएगा, और पी नॉट के आगे भी वही चीज़ हो जाएगी। तो ये था हमारे यहाँ पे सिंपल सा रॉल्स लॉ। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बात करें तो मान लो यहाँ पे देखो बिल्कुल वही चीज़ है जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखी है। मान लो हम लोग यहाँ पे दो वोलाटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन लेते हैं, जो कि कौन कौन से हैं हमारे ए और बी। सो हेयर वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स एंड कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी। यानी यहाँ पे देखो ये जो हमारे ए और बी हैं, ये पहली बात वोलाटाइल नेचर के हैं, और दूसरी बात कंप्लीटली मिसिबल है। देखो एक चीज़ समझो, अगर ये वोलाटाइल नेचर के नहीं होंगे तो यहाँ पे वेपर प्रेशर की हम लोग बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो वोलाटाइल होते हैं वही हमारे इवेपोरेट करते हैं, और जो इवेपोरेट करते हैं वही हमारे वेपर प्रेशर बनाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अब रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करें तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी की बात करेंगे इसके अंदर तो वो इक्वल हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। अब देखो यहाँ पे ना हमारा सब एक आ जाता है डाल्टन्स लॉ। अब देखो आप लोग इतना परेशान मत हो कि डाल्टन्स लॉ भी ये भी आ गया। देखो बहुत ही सिंपल सा है। Now according to Dalton's law, the total vapor pressure exerted by a solution is equal to the sum of individual partial pressure exerted by all the components in the solution. देखो यहाँ पर डाल्टन सर ने हमारे क्या बोला कि अगर हमारा कोई सोल्यूशन है, अब इस देखो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी हम लोग ए और बी इंडिविजुअल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर। अगर मान लो कोई हमसे बोले कि भाई इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मुझे बताओ, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर को हम लोग सबसे पहली बार डिनोट करेंगे पी टोटल से, और जो हमारे पी टोटल की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी यहाँ पे पी ए प्लस पी बी। देखो यही चीज़ डाल्टन सर ने सिंपल सी बात कही कि अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है तो इसके अंदर अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो जितने भी कंपोनेंट हैं उनका टोटल मतलब उन सबका इंडिविजुअल पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल के सबको जोड़ दो, हमारा टोटल आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, प्योर वेपर प्रेशर नहीं है, पी नॉट ए नहीं है, बल्कि पी ए प्लस पी बी है। और हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि रॉड सर ने बताया कि पी ए की वैल्यू हमारी पी नॉट ए एक्स से होती है और पी बी की वैल्यू हमारी पी नॉट बी एक्स बी होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले में पी और पी बी की वैल्यू रख दें तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है यार, काफ़ी सिंपल है। पी टोटल इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, पी टोटल आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखो क्या यहाँ पे कोई नई चीज़ है,
बिल्कुल नहीं, यहाँ पे पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए की वैल्यू पी नॉट एक्स है, पी बी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी, तो हम लोग लिख सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने डॉल्टन लॉ और रॉल्स लॉ को कंबाइन कर दें तो ये हमारा यहाँ पे एक फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाता है, जो कि आप लोग को एग्जाम में लिख के आना है। और कई टीचर हो सकता है आप लोगों ने कि आपके कई टीचर्स ने अगर आपको पढ़ाया है तो इस तरीके से भी पढ़ाया हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कहना गलत है कि ये हमारा रॉल्स लॉ होता है। रॉल्स लॉ ये नहीं होता है, बल्कि ये हमारा डॉल्टन और रॉल्स लॉ को हम लोग जब कंबाइन करते हैं तो हमारा निकल के आता है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो पी टोटल हमारा हो जाता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और पी नॉट ए हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है। और एक्स ए हमारा हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी नॉट भी हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, और एक्स बी हमारा क्या हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देखो यहाँ तक आते आते आप लोगों से बस मुझे एक ही बात कहनी है कि आप लोग बस एक चीज़ समझो, अगर पी ए लिखा है सिंपल तो उसका मतलब होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और अगर पी नॉट ए लिखा है तो उसका मतलब होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। और प्योर वेपर प्रेशर की बात हम लोग तभी करेंगे जब वहाँ पे ए के अलावा कुछ और प्रेजेंट ना हो। अगर वहाँ पे ए के अलावा किसी सॉल्यूशन में कुछ भी आया तो उस टाइम हम लोग बात करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर की, ठीक है। सो ये होती है हमारे यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर की कहानी। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ के बारे में, तो देखो यहाँ पे इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये हमारे सिर्फ बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे ही एप्लीकेबल है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो बहुत कम अमाउंट में हो और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा सॉल्यूशन होगा तभी हमारा रॉल्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं होना चाहिए। देखो डिसोशिएट एसोसिएट हम लोगों ने देखा है ना, डिसोसिएशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर हम लोग NaCl ले लें और उसको वाटर में डिजॉल्व करें, तो आपको पता है NaCl वाटर में जाने के बाद क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। तो फिर ये हमारा रॉल्स लॉ की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पे हमारा रॉल्स लॉ अप्लीकेबल ही नहीं होगा। एंड फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सोल्यूशन, या फिर ये भी कह सकते हो कि आइडियल सोल्यूशन हमारे ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। यानी सिंपल सी बात है, जो सोल्यूशन हमारे आइडियल होंगे वहीं पे रॉल्स लॉ अप्लीकेबल होगा, और जहाँ रॉल्स लॉ अप्लीकेबल होगा वही हमारे आइडियल सोल्यूशन होंगे। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। और देखो मेरी बात सुनो, रॉल्स लॉ आप लोगों से 10 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो रॉल्स लॉ में आप लोग इतनी छोटा सा कहानी लिख के तो आ नहीं सकते हो, आप लोग को काफ़ी लॉन्ग में आंसर लिखना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें हमारी रॉल्स लॉ का ही पार्ट हैं, एक हिसाब से आप कह सकते हो कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सारे हमारे रॉल्स लॉ के अंदर ही आते हैं। क्योंकि अभी इनका हम लोग कुछ ग्राफ देखेंगे जो कि हमारा रॉल्स लॉ से ही ड्राइव होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें रॉल्स लॉ के अंदर पढ़नी है, तो आप लोग ध्यान से देखो लेक्चर, ठीक है। इसके ध्यान अभी हटाओ मत लेक्चर से, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान दे लो, काफ़ी सिंपल सी बात है। अब जैसे आइडियल सॉल्यूशन हमारे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि हमारे रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं एट ऑल कंसेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर, यानी कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी कंसेंट्रेशन हो, ये हमारे रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इन आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जैसे मान लो A और B, मान लो हम लोगों ने A लिया 50 ml, ठीक है, और B हम लोगों ने मान लो लिया 30 ml। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होंगे वहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका जो टोटल वॉल्यूम, क्योंकि देखो अब हम लोगों ने क्या किया, A और B को मिलाया, तो यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी 50 + 30 को अगर हम लोग जोड़ें तो हमारा आ जाएगा 80। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम हमारा 80 ml ही होगा। ये हमारा आइडियल सोल्यूशन होता है। अब ऑल दो जनरली मोस्ट ऑफ द केस में ये वाली चीज़ तो फॉलो हो जाती है, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा जो सोल्यूशन है, ठीक है, तो हम लोगों ने एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया और सोल्यूशन का हमारा अमाउंट कम भी हो जाता है, तो वो हमारे नॉन आइडियल में चले जाते हैं। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें हमारा चेंज इन एंथैल्पी 0 आता है। अब ये चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या है, देखो बिल्कुल सिंपली समझो कि जैसे मान लो A और B को हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो सोल्यूशन बन रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे देखो इसको समझना, वैसे हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। जैसे मान लो A है, ठीक है, तो हमारे जो हमारे सोल्यूशन के मोल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा सोल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं AA के, तो इनके बीच में कुछ हमारे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये हमारे AA के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, ठीक है, और ये मान लो हमारे BB के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स,
ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या हुआ कि सोल्यूशन बनाया। अब सोल्यूशन में हमारे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे ए हैं और बी हैं, दोनों हैं। तो यहाँ पे इसके हमारे सोल्यूशन में हमारे किसके बीच में बॉन्ड्स होता है, ए और बी के बीच में होता है। तो अब आप एक बात बताओ, ए और बी के बीच में बॉन्ड कब बनेगा, जब यहाँ पे ए और बी के बॉन्ड ब्रेक होंगे, तभी तो यहाँ पे ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब भी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो, एब्जॉर्ब होती है, सॉरी। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। और जब भी हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी यहाँ पे बॉन्ड के ब्रेक होने में एब्जॉर्ब हो रही है, उतनी ही एनर्जी यहाँ पे हमारे जब हमारा सोल्यूशन तैयार हो रहा है तो ए और बी के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है तो उतनी ही एनर्जी हमारी रिलीज भी हो जानी चाहिए। यानी अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात करें तो एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, में से अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी रिलीज को माइनस करें तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है 0 आना चाहिए। देखो इसको इससे समझो, मान लो हमारा ए और बी के बीच में जब हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मान लेते कि हमारी कुछ 50 जूल एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। और जब हमारे यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई तो ये भी हमारे 50 जूल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 - 50 = 0। तो ये चीज़ है कि जितनी एनर्जी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने में एब्जॉर्ब हुई उतनी ही एनर्जी यहाँ पे बॉन्ड बनते समय रिलीज भी हो जानी चाहिए। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशंस। और यहाँ पे हमारा एक लास्ट पॉइंट आ जाता है, इन एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स ए एंड बी द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए = BB = AB। देखो इसको ध्यान से समझो। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे हमारी ए के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हमारी बी के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जब हमारा AB के बीच में बॉन्ड बनेगा तो इनके बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। देखो बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड का मतलब ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी ए के बीच में है उतनी ही हमारी बीबी और उतनी ही हमारी AB के बीच में होनी चाहिए, तब जाके वो हमारा एक आइडियल सोल्यूशन होता है। अगर हमारे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हुई तो हमारा सोल्यूशन आइडियल नहीं रह जाता, ठीक है, वो नॉन आइडियल हो जाता है। अच्छा देखो ऐसा होता क्यों है, आप लोग थोड़ा सा समझना, अगर समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे उतनी छोटी हो जाती है। जैसे कि अगर ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे देखो फिर ए और बी बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे ना, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, और जब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन एट लास्ट में कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इनके बीच में बॉन्ड कम हो गया, यानी एक दूसरे में बिल्कुल मिले जा रहे हैं, और जितना ए बी में मिल जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे सोल्यूशन कह सकते हो, जब सोल्यूशन बनेगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी जो हमारा ए और बी का वॉल्यूम है वो हमारा फिर ए बी के वॉल्यूम के बराबर ही नहीं आएगा। तो ये होता है। देखो समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इतना समझो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब हम लोग फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ड्रॉ करेंगे अपने रॉल्स लॉ का ग्राफ, ठीक है, फॉर आइडियल सोल्यूशन। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के बारे में, जिसको आप लोग बहुत ऊपर से पढ़ लेते हो, हम लोग उसका काफ़ी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो लेट अस कंसीडर वी हैव एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, हमारे पास एक आइडियल सॉल्यूशन है ए बी का, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। नाउ पी ए = P0 हमें पता है, पी बी = P0 भी हमें पता है, एंड पी टोटल = P0 प्लस P0 भी हमें ये भी पता है कि क्योंकि पी टोटल = PA प्लस PB एंड PA = P0 PB = P0 सो इतना तो क्लियर है ना। नाउ इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस सोल्यूशन, अब मान लो ये जो हमारा सोल्यूशन है इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहें, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात कि जो हमारे रॉल्स लॉ का ग्राफ होता है, या फिर कह सकते हो आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है रॉल्स लॉ का, वो थोड़ा सा नॉर्मल ग्राफ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे हमारा नॉर्मल ग्राफ ऐसे होता है ना, बट ये थोड़ा सा अलग होता है, इसको आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली बात हमारा जो ग्राफ होता है उसको हम लोग थोड़ा इस तरीके से डिजाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारे यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। देखो थोड़ा समझना आप लोग ध्यान से। अच्छा यहाँ पे देखो हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, है ना, एक है हमारा ए और दूसरा है हमारा यहाँ पे बी। अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो हमारा ये पार्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, ठीक है, यानी ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे 0 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि बी का मोल फ्रैक्शन 1 है,
यानी मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, यानी हमारे यहाँ पे जो ए के मोल्स हैं वो बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है, और बी के मोल्स यहाँ पे 1 है। इस पार्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, और इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स है, यानी यहाँ पे हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी यहाँ पे हमारे बी के मोल्स बिल्कुल जीरो हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है, हम लोगों ने अभी देखा ना। तो अगर यहाँ पे बी जीरो हो जाएगा तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे बी जीरो है, एक्स ए 1 है, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए है, ठीक है, यानी इस जगह पे प्योर ए है, इस जगह पे प्योर बी है। तो देखो यहाँ पे ए हमारा जीरो है इस जगह पे, और इस जगह पे ए हमारा प्योर है, तो यहाँ से हमारा ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे पी नॉट ए। देखो ये समझे ना कैसे हुआ, देखो यहाँ पे ये जीरो है तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे हमारे ए की कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हुई, और इस पार्टिकुलर पॉइंट पे आके हमारा ए देखो मैक्सिमम हो गया, यानी यहाँ पे हमारे ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ देखो क्या हुआ, हमारा ग्राफ जीरो से स्टार्ट हुआ और हाई पे चला गया, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, अब यहाँ पे देखो ए तो हमारा मैक्सिमम है, ठीक है, लेकिन बी तो हमारा जीरो है, तो बी हमारा यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे देखो बढ़ते बढ़ते हमारा बी यहाँ पे जाके हमारा जो है बी क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे देखो बी की वैल्यू 1 है। अच्छा यहाँ पे देखो ये ग्राफ थोड़ा सा बड़ा और ये छोटा क्यों है, क्योंकि देखो जैसे हमारा सोल्यूशन में ए और बी है, तो हो सकता है कि बी का जो हमारा प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ए का कम है। ऐसा भी हो सकता है ना कि देखो इसको आप बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग ऐसे बना सकते हो कि हमारा ए को आप बड़ा दिखा सकते हो, बी को छोटा दिखा सकते हो, मतलब देखो अब दोनों में से कोई ना कोई तो कम ज़्यादा होगा ही, हो सकता है इसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा हो वो थोड़ा कम हो, या फिर इसके द्वारा। तो हम लोगों ने मान लिया कि जो हमारा पी नॉट ए है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है और पी नॉट बी की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। देखो इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से समझना, देखो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हमारा बी मैक्सिमम है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बी मैक्सिमम दिखा दिया, ठीक है, और यहाँ पे इस पार्टिकुलर पॉइंट में हमारा ए मैक्सिमम है, तो हम लोगों ने ए मैक्सिमम दिखा दिया। यहाँ पे हमारा ए बी जीरो है, तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे ए जीरो है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्राफ है ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये समझ के अब अगर मान लो हम लोग यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिला दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पी टोटल, सिंपल सी बात है। तो देखो ये होता है सिंपली हमारे यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे रॉल्स लॉ का ग्राफ, यानी देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्स से जीरो है तो जीरो से स्टार्ट होके फिर यहाँ पे एक्स से मैक्सिमम हो गया तो पी नॉट ए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स से मैक्सिमम है, प्योर ए है, तो प्योर ए का मतलब क्या हो गया, जब प्योर ए होता है तो वेपर प्रेशर हम लोग क्या लिखते हैं, पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है। और जब ये जा रहा है तब यहाँ पे ये पार्शियल है, क्योंकि देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर से होते होते प्योर तक पहुँच गया। और उसी तरह से जब हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे यहाँ पे पी टोटल आ गया, जो कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, पी ए प्लस पी बी, या फिर आप लोग लिख सकते हो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सो ये होता है हमारे यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ, और आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नॉन आइडियल सोल्यूशंस के बारे में। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे हमारे दो टाइप के नॉन आइडियल सोल्यूशंस आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग ये समझे नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर दोज व्हिच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। यानी देखो सिंपल सी बात है, ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन हमारा रॉल्स लॉ को फॉलो करता था, ये हमारे रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। और मान लो बाय द वे किसी पॉइंट पे फॉलो कर भी लिया तो ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर पे बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो ये कंडीशन होती है आइडियल सॉल्यूशन की कि रॉल्स लॉ को ऑल कंसेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर पे फॉलो करना चाहिए। और ये हमारे अगर मान लो बाय द वे किसी पार्टिकुलर एक्सटेंट पे फॉलो कर भी दिए तो ऑल पे कभी फॉलो नहीं करेंगे। और इसीलिए इनको हम लोग यहाँ पे रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। रियल क्यों बोलते हैं, देखो ऐसे समझो ना कि आइडियल सॉल्यूशन ना आइडियल है। आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब बहुत, जैसे मान लो अगर हम लोग डेली लाइफ में बोले तो बहुत ज़्यादा संस्कारी। तो आपको पता है कि इतना ज़्यादा आज के दिन में संस्कारी कोई होता तो है नहीं, ठीक है। अगर आपको सामने से दिखा भी रहा है तो अंदर से थोड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ गड़बड़ी होती है। तो आइडियल सॉल्यूशन ना एक कह सकते हो बहुत कम ही ऐसे सॉल्यूशन है जो कि आइडियल होते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर। पर ना हमारे कह सकते हो इस यूनिवर्स में जितने सॉल्यूशन हैं वो होते नॉन आइडियल हैं, ठीक है। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही हमारे रियल सॉल्यूशन होते हैं। यानी जो सॉल्यूशन हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं वो हमारे सारे के सारे नॉन आइडियल होते हैं, वो हमारे रॉल्स लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं और होते हैं, मतलब इनके अंदर बहुत सारी कमियाँ होती हैं जैसे कि नॉर्मल हमारी डेली लाइफ में होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। बाकी इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन वी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू वी ऑफ कंपोनेंट।
यानी यहाँ पे क्या है कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है वो हमारा इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट के सम के बराबर नहीं होता है। और देखो ये चीज़ है, जैसे यहाँ पे मान लो ये 50 है और ये 30 है, तो यहाँ पे जो हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे तो यहाँ पे इनका या तो कुछ कम आ जाएगा, या तो मान लो ये 85 हो जाएंगे, या तो ये 75, या तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये 80 नहीं होंगे। बहुत देखो यहाँ पे ये सबसे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कभी हो ही नहीं सकते नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन में कभी कभी ये चीज़ें हो सकती हैं कि हमारा वॉल्यूम बराबर हो जाए, बट फिर भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कभी भी सेम नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जनरली हमारा वॉल्यूम भी बराबर नहीं होगा, कुछ कम ज़्यादा ज़रूर हो जाएगा। इन दिस सोल्यूशन चेंज इन इंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी हीट यहाँ पे रिलीज नहीं होगी, ठीक है। दोनों में यहाँ पे चेंज जीरो के बराबर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन की, तो देखो अकॉर्डिंग टू द डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, क्योंकि देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन की सबसे मेन डेफिनेशन यही है कि ये हमारे रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा देखो रॉल्स लॉ है क्या, जैसे रॉल्स लॉ डाल्टन लॉ को अगर हम लोग मिला दें, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आया था, हमारा यही तो निकल के आया था। देखो हम लोग यहाँ पे जनरली ऐसे ही बोलते हैं, हम लोग रॉल्स लॉ को डायरेक्टली रॉल्स लॉ से नहीं लेके चलते हैं, हम लोग डाल्टन और रॉल्स दोनों को मिला के देखते हैं। तो हमारा आया था पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए, ठीक है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आया था। तो यहाँ पे देखो जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यानी ये इस फॉर्मूले रूल को फॉलो नहीं करेंगे, यानी जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर का यानी हमारे सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो हमारे इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर नहीं होगा, यही तो होगा। अच्छा देखो यहाँ पे दो कंडीशन नहीं हो सकती हैं। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा पी टोटल है, ठीक है, या तो हमारा ये ज़्यादा आएगा, है ना, या पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी से। देखो दो ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं, अगर ये बराबर नहीं है तो या तो ये ज़्यादा होगा, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, बिल्कुल आप लोगों ने सही पहचाना, या तो ये कम हो जाएगा, है ना। तो अगर ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि डेविएशन हमारा जो है पी टोटल का ज़्यादा है, ठीक है, पी टोटल की तरफ ज़्यादा हो रहा है। और अगर हमारा ये जो पी टोटल है, ठीक है, यानी जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है सोल्यूशन का, अगर वो हमारा इंडिविजुअल के सम से कम आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज दिखाना, यानी ये हमारा पॉजिटिव चेंज दिखा रहा है, यानी ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, और निगेटिव का मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है। समझ गए ना, काफ़ी सिंपल सी बात थी। तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन की बात करें, तो देखो यहाँ पे इन पॉजिटिव डेविएशन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, यानी पी टोटल ज़्यादा हो जाएगा। और देखो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछी गई है, ठीक है, ये कोई मतलब ऐसा फर्जी टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ठीक है। आप लोग के एग्जाम में हर बार यही चीज़ पूछा गया है। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, डिफाइन रॉल्स लॉ अलॉन्ग विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विथ ग्राफ, ठीक है। तो देखो अगर हमारा पी टोटल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, यानी पॉजिटिव डेविएशन है, तो हमारा देखो क्या होगा, देखो हमारा जो ग्राफ है वो होना ऐसा चाहिए था। देखो ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा दिखा रहा है कि देखो ये हमारा ग्राफ होना कुछ इस तरीके से चाहिए था, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है तो ये चीज़ें हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, यानी यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हर चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। तो ये होता है हमारे यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। और बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग यहाँ पे निगेटिव डेविएशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पी टोटल है वो कम आ जाता है, और यहाँ पे अगर ग्राफ बनाओगे तो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो कितना सिंपल सा ग्राफ है यार। यहाँ पे देखो ऐसा होना चाहिए था लेकिन ये कम हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव वाले में क्या हुआ था, ये ऊपर हो गया था। तो बाय द वे नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज़ तो आप लोग बना ही सकते हो ना, इसको ऐसे नीचे दिखा देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, काफ़ी सिंपल है ना। तो देखो ये हो गया हमारा रॉल्स लॉ, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर इतना समझ में आ चुका है आप लोग का तो 10 नंबर आप लोग के हो गए, ठीक है। और वैसे भी हम लोग को नंबर के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ना चाहिए। आई होप कि काफ़ी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। एंड यस, वीडियो यहाँ पे ख़त्म होने ही वाला है। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और देख लेते हैं 2 मिनट का। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के बारे में। तो अगर आप लोग को याद हो तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की कि जो हमारा लिक्विड सिस्टम होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली मिसिबल, एक होता है हमारे यहाँ पे पार्शली मिसिबल, और एक होता है हमारे यहाँ पे टोटली इमिसिबल, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है इसकी बात हम लोग ना तो कम्प्लीटली मिसिबल में करेंगे ना तो इमिसिबल में करेंगे।
इसकी बात हम लोग करते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड्स के केस में। देखो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स के केस में होता क्या है कि ये जो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स है ना, ये मिक्स तो होते हैं लेकिन ये बीच में ना थोड़े टाइम बाद एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। यानी ये देखो ये यहाँ पे दो फेस में दिखने लगते हैं, जैसे ये एक फेस ये हो गया और एक फेस मान लो ये हो गया। तो होता क्या है ना कि अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को कुछ बढ़ाएं या घटाएं, ऐसे समझो कि जो हमारे पार्शली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो इनको यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो इनको हम लोगों ने कुछ टेम्परेचर के साथ इनके छेड़छाड़ किया, यानी या तो ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, या तो टेम्परेचर हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे घटा दिया, ठीक है, या तो बढ़ा दिया या तो घटा दिया। और ऐसा करने पे होता क्या है, कुछ कुछ हमारे दो लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि बढ़ाने पे, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस करने पे क्या होते हैं, कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा पार्शली मिसिबल लिक्विड थे ये हमारे कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की सिंपल सी डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच टू पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड एट ऑल प्रोपोर्शन इज नोन एज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, हमारा ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारे दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स कंप्लीटली मिसिबल हो जाए। अब जरूरी नहीं कि ये हमारा बढ़ाने पे ही हो, हमारा कम करने पे भी हो सकता है, और इसको हम लोग यहाँ पे कॉन्सोलेट टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड बस एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे इसको हम लोग कॉन्सोलेट टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे देखो ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा यहाँ पे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे ये क्या होता है, देखो अपर CST मतलब समझना क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच टू पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स मिक्स टुगेदर इज नोन एज अपर CST। अपर देखो इसको ऐसे समझो, मान लो हमारा कोई दो ऐसे A और B हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा यहाँ पे B, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को हमें मिक्स करना है, और यहाँ पे क्या है कि इनकी केस में हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर को यहाँ पे ये इंक्रीज करने पे मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे A और B है, नॉर्मली यहाँ पे मान लो हम लोग मान लेते हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर है इनका, ठीक है। और 40 डिग्री टेम्परेचर पे जो हमारे A और B हैं ये हमारे पार्शियली मिसिबल है। अच्छा अब हम क्या हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, हम लोगों ने क्या किया 40 से 45 किया, नहीं मिसिबल हुए, 50 किया, नहीं हुए, ठीक है, 55 किया, नहीं हुए, हम लोगों ने टेम्परेचर को 60 डिग्री तक बढ़ा दिया, नहीं हुए। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर को 61 डिग्री किया वैसे ही ये दोनों क्या हुए, कंप्लीटली मिसिबल हो गए, यानी इनके बीच में जो लेयर थी ये यहाँ पे गायब हो गई और A और B हमारे मिसिबल हो गए। तो यहाँ पे हमारा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर अबव विच टू पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स मिक्स टुगेदर इज नोन एज अपर CST। यानी वो मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर जाने पर हमारे जो दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं वो मिसिबल हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। यानी देखो यहाँ पे अपर CST 61 नहीं होगा, क्योंकि 61 पे जाने पे ये मिसिबल हो जा रहे हैं, लेकिन 60 तक नहीं हो रहे, तो 60 डिग्री हमारा हो गया अपर CST। क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री के ऊपर गए, ठीक है, वैसे ये दोनों मिसिबल हो गए। तो यहाँ पे 60 हमारा क्या हो गया, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जाने पर ये दोनों कंप्लीटली मिसिबल हो गए। और अगर हम लोग बात करें अपने लोअर CST के बारे में, द टेम्परेचर बिलो विच टू पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स बिकम मिसिबल इज नोन एज लोअर CST। अच्छा देखो यहाँ पे ये हमारा ऐसा केस था कि हमें टेम्परेचर बढ़ाने पे मिसिबल हो रहे थे। मान लो हम लोग कुछ ऐसे दो कंपोनेंट्स ले लें, ठीक है, A और B, जहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग को टेम्परेचर यहाँ पे घटाना पड़ रहा है तब जाके मिसिबल होंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भी हमारा 40 डिग्री है, लेकिन अब ये A और B चेंज हो चुके हैं, ठीक है, ये दूसरे हैं, चलो इसको C और D मान लेते हैं, ठीक है, C और D। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टेम्परेचर को रिड्यूस करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने टेम्परेचर लेके आए 40 से 35, नहीं मिसिबल, 30 लेके आए, नहीं हुआ, 25 लेके आए, नहीं हुआ, 20 लेके आए, नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने मान लो 19 लेके आए, वैसे ही क्या हुआ, ये A और B यहाँ पे मिक्सबल हो गए, ठीक है, एक दूसरे में मिक्स हो गए। तो यहाँ पे लोअर CST क्या होगा, लोअर CST हमारा हो जाएगा 20, क्योंकि देखो 20 हमारा वो मिनिमम पॉइंट है जिसके नीचे, ठीक है, जाने पर तुरंत ये मिसिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 20 हमारा क्या हो जाएगा, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, यानी द टेम्परेचर बिलो विच, यानी देखो इसके नीचे आप जितना भी ले आओ हमारे ये दोनों कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे। तो ये होता है हमारे यहाँ पे अपर CST और लोअर CST। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। एंड कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, ठीक है, सो वीडियो थोड़ी सी लेट होगी तो प्लीज़ आप लोग फॉरगिव करना मुझे उसके लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।